स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 और पाठ 1 समानता। पहले भी मैं आपको इसका एक पाठ करा चुकी हूँ। अब यह आगे का दूसरा भाग है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाई गई नीतियाँ हैं अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जहां निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश करवाया और उनकी उपस्थिति बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल हैं जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। कोई भी कानून बनता है तो लोग उसकी एकदम पालना नहीं करते हैं, उसके लिए वो धीरे धीरे उस कानून को अपने पालन में लाते हैं। यह भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी किसी से कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए उन्हें जैसे बस में यात्रा करते समय पीछे बैठना पड़ता था या कोई गोरा व्यक्ति आ जाए तो उन्हें अपनी सीट को छोड़ना पड़ता था। रोजा पार्कस एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया और जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल होता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध दिया और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। और इस प्रकार से जो है अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते थे जहां कम सुविधाएं होती थी और कम योग्यता वाले शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते थे और उन क्षेत्रों में रहते थे जहां उन्हें सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा होता था। अब लोकतंत्र की चुनौती क्या है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इन पाठ को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्म सम्मान को ऊंचा रखने
की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। और जहाँ तक कहने का अभिप्राय यह है कि अब हमारे देश में भी समानता को ज़्यादा ऊंचा माना जा रहा है, और जितने भी जाति वर्ग या धर्म के आधार पर हैं, इन लोगों को, जो नीची जाति के लोग हैं, इन सबको ऊंचा उठाया जा रहा है, और वे भी अब जो है ऊंची जाति के दर्जे के समान अपना अधिकार रखते हैं और उन्हें अधिकार मिल भी रहे हैं। धन्यवाद।